साथियों नमस्कार। मैं बेहद आभारी हूँ आपकी कमेंट, प्रेम, मोहब्बत का। जो आपने सवाल किए उनके मैं थोड़े जवाब दे दूँ। रोहितास जी ने सवाल किया कि सर मेरे पीजी के अंदर जो है वो 44% है, क्या प्रथम श्रेणी में मुझे उत्तीर्ण करने के बाद किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब वर्तमान में कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम में भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो था वो हटा दिया गया है। तो कई बच्चों ने सवाल किया सर कंजूसी मत किया करो लिखने में। एक दो ने किया सर कुछ आपने लिखा तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। इसका कारण था कि मार्कर का जो कलर था वो मेरा जो मैंने चूज़ किया वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मैंने उस बात का पूरी तरह से ध्यान दिया है। तो बात आज हम शुरू करें उसी अंदाज के साथ, उसी ताकत के साथ और उसी मस्ती के साथ। मैं आपको आज प्रथम श्रेणी की विधिवत जो क्लास शुरू करने का जो श्रेय है वो आपको देना चाहता हूं कि आपने बहुत कम समय में मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं अब विधिवत जो क्लासें हैं वो शुरू करूं। जैसा कि वीडियो में मैंने जो हमारी रणनीति रही है प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्ज़ाम की, उस प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्ज़ाम की रणनीति के अनुसार ही प्रथम टॉपिक से हम शुरू करेंगे। और पहला हमारा जो सिलेबस का पार्ट था वो पार्ट था उच्च माध्यमिक स्तर का जो ज्ञान है हमारे भूगोल का वो, और उसमें जो पहला टॉपिक आता है वो भौतिक भूगोल कक्षा 11 एनसीईआरटी से हम उठाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विस्तृत व्याख्या के साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी के फैक्ट और संभावित प्रश्न और विविध एग्जामों में आए हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित हल यहाँ मैं करवाऊँगा। तो साथियों वक्त लग सकता है क्योंकि मैं इस एक टॉपिक को चाहे वो 2.5 घंटे का वीडियो हो या 2 घंटे का वीडियो हो उसमें पूर्ण करवा दूँगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो थोड़ा ध्यान से इन बातों पर ध्यान देंगे। और गज़ब की बात यह है कि कुछ भी अगर छूट जाता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये चीज़ रह गई है। जैसे एक साथी ने मैसेज किया था मेरी धाराओं के वीडियो में कि सर हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो किस तरह से गर्मियों में नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, थोड़ा विस्तृत समझाइए। और एक चीज़ मैंने धाराओं के बीच में छोड़ दी थी, कैल्विन धारा या विपरीत धारा या पेरू धारा के रूप में जो आगे बढ़ने वाला प्रवाह था, जिसको हमने विपरीत धारा या भारतीय मौसम पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे हिंद महासागर में, मैंने हालांकि कहा था कि मैं इसको हिंद महासागर में करवाऊंगा, लेकिन वो एक छोटा सा भूल कह लीजिए या उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे या दक्षिणी दोलन पढ़ेंगे या फिर वाकर संचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन चीज़ों को मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। और ये टॉपिक जो आपके कमेंट्स होते हैं उनको मैंने नोट कर लिया कि ये चीज़ मैं आगे से करवाऊँगा, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में और ज़्यादा सुधार करने की हम कोशिश करेंगे, बस प्यार यूं ही बना के रखिएगा। बात करते हैं हम आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक ध्यान आपने रखना है कि इसके बाहर की जो बातें हैं उनके ऊपर हमने बहुत कम ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है कि पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं, किस तरह से गति करती है, पश्चिमी से पूर्व होती है या पूर्व से पश्चिमी होती है, परिक्रमण क्या होता है, ये नॉर्मल बातें हैं। जब मैं नॉर्मल क्लास जब शुरू करूँगा तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। अब हम करते हैं बात आंतरिक संरचना पर। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आती हैं। ज़्यादातर किताबों के अंदर सिर्फ स्वेस के एक वर्गीकरण की बात की गई है या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 विद्वानों के नाम लिख दिए गए हैं कि वांडर ग्रांट ने, या फिर इसमें आर्थर होम्स लिख दिया जाता है, या वैज्ञानिक मत, या फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी पृथ्वी की परतों का वर्गीकरण किया गया है। मैं बता दूं कि इसके अंदर ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो टॉपिक सिलेक्टेड हैं जहाँ से प्रश्न उठते हैं और उनको मैं बखूबी से करता जाऊंगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाए हैं, 3 स्टार, 5 स्टार या 10 स्टार मैंने लगा रखे हैं, उनका मतलब है वो
क्वेश्चन या वो तथ्य इतनी ही बार विविध एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो बात करें हम आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में सीधा सीधा जो प्रश्न आता है, स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2013 वाली वैकेंसी में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी को जानने का प्राकृतिक स्रोत नहीं है या आंतरिक स्रोत नहीं है। यहीं से हम बात करते हैं। पृथ्वी को जानने के लिए हमारे पास अगर हम देखें तो 3 तरह के या फिर मुख्यतः 2 तरह के ऐसे प्रकार हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या रखा हुआ है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन तत्वों से बनी है उनके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। तो पहला जो है वो हमारे पास अप्राकृतिक संसाधन हैं या ऐसे साधन जो गणितीय कहे जा सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिक आधार पर, गणितीय आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला आता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है, जो गणितीय है या वैज्ञानिक आधार हो सकता है, जिसके आधार पर हम परिकलन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी होएगी। तो बात करते हैं पहला इसमें अप्राकृतिक में तापमान। क्या? तापमान। तापमान की जहां बात आती है तो तापमान जो है वो बहुत हद तक जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे कि तापमान की ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह पता चलता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोबारा ध्यान दें, 32 मीटर गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है, एक बार ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी के अंतरतम भाग यानी कि क्रोड यानी कि कोर या मैं उसको नीफे भी कह सकता हूँ, उसका तापमान कितना होगा। तो आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पृथ्वी की त्रिज्या याद है तो आप इसको परिकलित कर सकते हो कि बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। साथियों, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एचएम एग्ज़ाम जो अभी हुआ था पीछे 2018, उसके अंदर जो एक प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति जब मेरठ में 10 मई को शुरू हुई थी तब वार क्या था। तो बहुत सारे विद्वान साथी ऐसे थे जिन्होंने कैलेंडर के आधार पर उसका वार निकाल दिया था और वार आया था रविवार। तो अगर थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग है और थोड़ा सा तर्क आपका साथ देता है तो ये प्रश्न हल हो सकता है कि तापमान जो है वो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर क्या करता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर से 32 किमी की गहराई में, 32 किमी की गहराई में यानी कि 1 किमी में 1000 मीटर होते हैं, तो 32 किमी की गहराई में तकरीबन जो है वो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड 32 किमी की गहराई में। ध्यान देना इस बात पे। तो अगर इस आधार पर परिकलित किया जाए ये समय तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो घटती हुई दर से बढ़ता है। दोबारा ध्यान दें इस बात पे, घटती हुई दर से बढ़ता है। तो अंतरतम जो भाग है उस भाग का जो तापमान है वो लगभग जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोबारा ध्यान दें इस बात पे कि 32 किलोमीटर पर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कैलकुलेट करें तो तापमान जो है सूर्य से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि घटती हुई दर से बढ़ता है। घटती हुई दर का मतलब ये होता है कि पहले मतलब 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है यानी प्लस हो जाता है, तो फिर अगले 64 मीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये जब आगे बढ़ता है तो मैं एक यहाँ घटती हुई दर का मतलब बता देता हूँ आपको कि जैसे कोई संख्या 6, 14, 19 और 21 बढ़ रही है, तो ये घटती हुई दर से बढ़ रही है। देखो 6 के बाद कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, और फिर इसके बाद कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, और इसके बाद 3 बढ़ा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तापमान पृथ्वी के अंदर घटती हुई दर से बढ़ता है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर अंतरतम भाग में जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर जो बाहरी परतें हैं उनका दबाव पड़ने के कारण क्या है, तापमान जो बढ़ने की गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका मतलब पृथ्वी के अंतरतम भाग में, दोबारा ध्यान दे लें इस बात पे कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रत्येक 32 मीटर के बाद
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगली बात आती है प्राकृतिक स्रोतों में, गणितीय स्रोतों में दबाव की। दबाव एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग गहराई में उतरते हैं तो दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि एक जो बाहरी परतें होती हैं उन बाहरी परतों का अंदर वाली परतों के ऊपर बढ़ता हुआ जो दबाव होता है, वह दबाव जो है वो इस बात को शो करता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होगा। अगर हम कहें कि वो वायवीय अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में है, तो कुछ विज्ञान के नियम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अत्यधिक कंप्रेस्ड करोगे तो वो थर्मोप्लास्टिक अवस्था में चली जाती है। तो ये बात जो है जब मैं आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी की परतों के बारे में बताऊंगा तो ये बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अब बात आती है घनत्व की। घनत्व को अगर हम देखें तो जब मानते हैं कि पृथ्वी जो है एक नीहारिका परिकल्पना के अनुसार अगर हम देखें तो एक नीहारिका एक गैसीय गुबार के छल्ले के रूप में जब ठंडी हुई थी तो धीरे धीरे जब वो घनीभूत होने लगी तो जो भारी पदार्थ थे वो उसके केंद्र में चले गए और हल्के जो पदार्थ थे वो उससे ऊपर, उससे हल्के, उससे ऊपर और अंततः ऊपर ही ऊपर जो है हल्के पदार्थों की परतें आ गई। और ऐसा हम एक छोटे से प्रयोग से सीख सकते हैं कि एक गिलास में मुट्ठी भर अगर रेत डालोगे तो भारी कण पेंदे में बैठ जाएंगे, कुछ लटकते रह जाएंगे और इसके ऊपर एक हल्की परत आ जाएगी जल के ऊपर। वो हल्की परत जो है बिल्कुल हल्के पदार्थों की, क्योंकि ठीक घनीभूत जब पृथ्वी हुई तो उसमें भी ऐसा हुआ। तो आंतरिक भागों में घनत्व ज़्यादा पृथ्वी के और बाहरी भागों में घनत्व कम होता है। तो इसका मतलब प्रकार के तौर पे हम देखें तो अप्राकृतिक जो साधन हैं या गणितीय जो साधन है वो हमारे पास 3 प्रकार के हैं, जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने और उसकी आंतरिक संरचना को जानने और पहचानने में कर सकते हैं। अब बात आती है उल्कापात की। ना तो ये प्राकृतिक है और ना ही अप्राकृतिक है। इसका कारण ये है कि उल्कापात जो होते हैं वो स्वतंत्र इस वायुमंडल में अंतरिक्ष में तैरने वाले कुछ ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े या अलग टुकड़े हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन टुकड़ों का या इन उल्का पिंडों का निर्माण भी पृथ्वी के समकक्ष रहा होगा या पृथ्वी के निर्माण के समकक्ष रहा होगा। तो जब भी उल्कापात यानी कि या तो गिर जाते हैं या फिर वैज्ञानिकों द्वारा गिराए जाते हैं। एक बात मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा आपको कि 3 बार इस प्रश्न को मैंने फेस किया है कि वैज्ञानिकों की पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ पर उल्कापात गिराए जाते हैं। तो समुंदर है या मरुस्थल है या फिर मैदान है या फिर पर्वत हैं। तो ऐसी कंडीशन में सहारा का मरुस्थल जो है इनके लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि अगर समुद्रों में अगर उल्का पिंड गिराओगे तो हो सकता है कि बहुत विस्तृत तरीके से सुनामी पैदा हो जाए। लेकिन अगर आप सहारा के मरुस्थल में इनको गिराओगे तो इनका अध्ययन करना भी संभव हो जाता है। तो हालांकि बहुत हद तक जो है पृथ्वी के साथ जो उल्का पिंड होते हैं उनकी जो रासायनिक संरचना वो मैच नहीं खाती, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो उल्कापात जो होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं, उनकी संरचना जो है उसका अध्ययन करने से हमें पृथ्वी की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों में हमारे पास क्या है? ज्वालामुखी और भूकंप है। ज्वालामुखी से जो तप्त लावा होता है, मेग्मा जो है बाहर आने के बाद जो लावा हो जाता है, तो लावा का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि सीमा या जहाँ से ये मेग्मा या मेग्मा चेम्बर एस्टेनोस्फीयर से ये बाहर आया है, तो जब बाहर आया है तो उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि एस्टेनोस्फीयर मेग्मा चेम्बर जो है वो किस तत्वों का बना हुआ है। तो इसका मतलब ज्वालामुखी से तो हम प्रत्यक्ष तरीके से मुलाकात कर पाते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं और निरीक्षण कर पाते हैं। जब निरीक्षण करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस तरह की जो संरचना है वो उनसे वो मिलकर बना हुआ है। अब अगली बात आती है कि भूकंप। भूकंप जो है, यहाँ एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान देखें तो ज्वालामुखी से पृथ्वी के आंतरिक यानी कि कोर की या नीचे वाले मेटल की यानी निचले मेटल की जानकारी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन भूकंप विज्ञान और भूकंप से हमें आंतरिक परतों की जानकारी जो होती है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि किन किन तरंगों से किस किस तरह की गति या
इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो मैं थोड़ी देर बाद करूं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भूकंप किस तरह से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहायता करता है। तो प्राकृतिक साधन समझ गए होंगे। प्राकृतिक साधन ज्वालामुखी उद्गार, या फिर मैं बात करूं 2013 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, तो उसमें दे रखा था कि निम्न में से कौन सा जो स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। तो उसमें ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी की गौण क्रिया और एक जो है तापमान दे रखा है। तो आपको ध्यान कर लेना है कि चाहे भूकंप की गौण क्रिया हो चाहे ज्वालामुखी की गौण क्रिया हो, वो प्राकृतिक साधनों में ही शामिल होगा। अब अगली बात हम करते हैं कि दूसरी जो खास बात है जिसमें हम लोग मार खा जाते हैं, ये आप लोगों के लिए नई है। दूसरा जो तथ्य है उसके अंदर अगर हम बात करें तो फिर आपको बात और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष भी हैं, लेकिन उल्कापात को मैंने अभी जो है प्राकृतिक स्रोतों में शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ जो है प्रत्यक्ष का मतलब है कि ऐसे स्रोत जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है उसको रूबरू होकर, सामने होकर, प्रयोग के तौर पर, निरीक्षण के तौर पर देख पाए। तो प्रत्यक्ष स्रोतों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ तथ्यों के साथ हम विश्लेषण कर पाते हैं। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से प्राप्त जो मेग्मा है, जो लावा है, उस लावे या राख या जो भी चीज़ें हमें जो ज्वालामुखी के माध्यम से प्राप्त होती है, चाहे वो जलवाष्प है, कुछ भी है, तो हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्वों के द्वारा वो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इनर है, वो बना हुआ है। तो बात आती है खनन, खनन या कूपकी भी कहते हैं, या माइनिंग भी इसको कह देते हैं। कूपकी या माइनिंग, माइनिंग का मतलब है ड्रिल करके जब हम पूरी तरह से उसको निकालते हैं किसी भी खनिज को। तो ज़्यादातर दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया जो क्षेत्र है, या दक्षिणी अफ्रीका की जो खानें हैं सोने और कोयला और हीरे की, उन खानों को हमने अब तक तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर गहराई तक हमने ये जान लिया है कि पृथ्वी के अंदर किन किन चट्टानों की बहुलता है, या किन किन पदार्थों से मिलकर ये पृथ्वी का जो भूक्रस्ट है वो बना हुआ है। लेकिन खनन के माध्यम से हमने अब तक सबसे गहरा जो वेदन किया है वो किया है हमने कहाँ पर, कोला क्षेत्र है आर्कटिक महासागर का। तो ये महासागरीय वेदन के तौर पर या खनन के तौर पर, या फिर हम इसको कूपकी के तौर पे देख सकते हैं कि 12 किलोमीटर की गहराई तक हमने ये जान लिया कि पृथ्वी के अंदर जो है वो किन तरह के तत्वों की प्रधानता है। लेकिन इससे ज़्यादा गहराई पर अगर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है कि वहाँ जाकर कोई भी उपकरण जो है वो गलित अवस्था में चला जाता है या वो पिघल जाता है। तो हम इसके आगे जो गहराई का अंदाजा है वो इससे हम नहीं लगा सकते। ये एक तरह से अल्प सोर्स है हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का, लेकिन है प्रत्यक्ष स्रोत। फिर बात आती है उल्कापात। उल्कापात जैसा कि मैं बता चुका हूं कि खगोल विज्ञान में या फिर एक ब्रह्मांड के अंदर जो तैरते हुए किसी ग्रह के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और ये उल्का पिंड जब भी पृथ्वी के अंतरिक्ष में आते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो उनका प्रत्यक्ष तरीके से अध्ययन करना ही प्रत्यक्ष स्रोत रहता है पृथ्वी के को जानने का, क्योंकि वो पृथ्वी के समकक्ष ही पैदा हुए होंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत में देखो अब गणितीय स्रोत भी आ गए हैं, यानी अप्राकृतिक स्रोत भी आ गए। तापमान, दबाव, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी को आंतरिक संरचना जानने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कितना गुरुत्वाकर्षण बल है और किस आधार पे है। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप विज्ञान, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप विज्ञान भी हमें बहुत हद तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, क्योंकि इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है। इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो आगे प्रश्नों में हल हो जाएगी कि भूकंप जो है वो प्राकृतिक स्रोत जरूर है लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट दृष्टि से आप क्या करें, अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत में या तो ज्वालामुखी आएगा या खनन आएगा या फिर उल्कापात आएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहूं, प्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे मजबूत जो कारक है वो है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी है। अब अगली बात हम करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कई आधारों पर अलग अलग तरीके से जो है वैज्ञानिकों ने या किसी विशेष भूगर्भवेता ने उसको डिवाइड किया है। तो उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम अगले इसी चरण में
ये है हमारे पास एक सामान्य विश्लेषण वैज्ञानिकों द्वारा, या सामान्य वैज्ञानिक जो है वो एक सामान्य सा विश्लेषण करते हैं भूप्रपट्टी। ध्यान देना, ये अभी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें क्या है कि इन शब्दों का, हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हम ये जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि आखिर ये कौन से की क्या बात कर रहा है, कोई समझ में नहीं आती उसमें। तो सिर्फ ये शब्दों का जाल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से वो समझा पाऊँगा आपको। भूप्रपट्टी यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अब भूप्रपट्टी, क्रस्ट, ये सामान्यतः अलग अलग वर्गीकरणों में अलग अलग इसकी मोटाई बताई गई है, लेकिन अगर मैं मोटी बात करूं, सभी विद्वानों को साथ मिलाते हुए बात करूं, तो ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर होती है, या कई विद्वानों के अनुसार 60, जैसे वांडर ग्रांट ने इसको 60 माना है, या फिर स्वेस महोदय ने 30 से 35 किलोमीटर माना है। लेकिन यहाँ आप बड़ी सी बात ये कर लें कि ज़्यादातर पर्वतों या महाद्वीपों के नीचे जो ऊंचाई वाले भाग है वहाँ पर ये 80 किलोमीटर, और जो महासागरों की तली है उसके नीचे हो सकता है ये 5 किलोमीटर हो। तो मोटा सा मान ये है कि ये जो भूप्रपट्टी है वो 80 किलोमीटर गहराई तक का भाग है। उसके बाद है अनुपटल। अनुपटल का मतलब है ऊपरी जो क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, इसको पटल कहा गया और पटल के नीचे वाले भाग को अनुपटल कहा गया है। अनुपटल को किस नाम से जाना जाता है? मेटल के नाम से जाना जाता है। अब मेटल जो शब्द है वो सामान्यतः जो बना हुआ है वो लोहे तत्वों की प्रधानता के कारण, या फिर कई बार इसको लेते हैं मेटल को जो है मेल्ट शब्द से लिया जाता है, यानी पिघला हुआ। तो मेटल जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना? 2900 किमी तक की गहराई तक है, और ये मैंने बताया आपको मैक्सिमम 80 किमी की गहराई तक। ठीक है, 2900 से लेकर बीच का जो केंद्र है वो 63-71 किमी है। कितना? 63-71 किमी है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अब जो आरएक्स एग्जामों, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत सारे एग्जामों में मुझे असफलताएं भी मिली और सफलताएं भी मिली। जब सफलताएं मिली तो कंटिन्यू मिली, तो वो चीज़ें मुझे रह कर याद आ जाती हैं। उनका जिक्र भी अगर मैं करूं तो एक बार पूछा गया था आरएस एग्जाम 2010 में कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर का है। लगभग 43 किलोमीटर का अंतर इसके बीच में पाया जाता है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूंगा पूरी तरह से। जो 63-71 किमी जो है पृथ्वी का आंतरिक गहराई है, यानी कि मैं कहूँ कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 63-71 किलोमीटर है। अब ये एक सामान्य वर्गीकरण है। अब इसको बारी बारी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुपटल का मतलब है मेटल से लिया गया है। अनुपटल का मतलब मेटल से लिया गया है। बात आज आपको ये मार्कर भी साफ दिख रहा होगा। अनुपटल यानी मेटल। और अभ्यंतर का मतलब है आंतरिक भाग, जिसको कई नामों से पुकारा गया। लगभग सभी विद्वानों द्वारा इसको जो भूक्रोड है या कोर, कई बार इसको कह दिया जाता है कोर, या फिर स्वेस के अनुसार ये नीफे आ जाता है। ये लगभग जो है 2900 से लेकर ये 63-71 तक इसकी गहराई है। यहाँ एक संभावित प्रश्न बनने की बड़ी संभावना है कि अभ्यंतर का मतलब है भूक्रोड, जिसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अगर इसकी बात हम करें सर्वाधिक का मतलब, अभी घनत्व सर्वाधिक का मतलब ये है कि इसका घनत्व जो होता है प्रति सेंटीमीटर या प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो 11 से भी ऊपर होता है। अब सर्वाधिक का मतलब बाद में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की कौन सी परत का अगर देखें तो पृथ्वी के कुल जो भौगोलिक आयतन है उसमें आयतन ज़्यादा है या घनत्व ज़्यादा है या द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो अभ्यंतर जो है उसको हम भूक्रोड या नीफे या कोर या फिर इसको पृथ्वी का आंतरिक भाग भी कहते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई होगी, ये वैज्ञानिक सामान्य वर्गीकरण है। और क्रस्ट जो है वो एक तरह से भूपटल है। भूपटल यानी ऊपर वाला भाग है। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण आता है जो सर्वाधिक जो है वो मान्य भी है और सर्वाधिक पूछा जाने वाला वर्गीकरण भी है। स्वेस महोदय का जो वर्गीकरण है उसको सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि रासायनिक आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया था। तो स्वेस महोदय ने रासायनिक तत्वों
के बनावट के आधार पर जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात पर विशेष ध्यान देंगे आप। रासायनिक आधार पर स्वेस महोदय का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर दिया है और रासायनिक आधार पर स्वेस महोदय ने परतें जो बताई वो 3 बताई थी। कितनी? 3। पहली है सियाल। कौन सी? सियाल, और शायद मैं मानता हूं कि आपको दिख रही होगी। और दूसरी जो परत इन्होंने बताई वो बताई सीमा। कौन सी? सीमा। और तीसरी जो बताई वो बताई थी इन्होंने नीफे। कौन सी? नीफे। अब इसका मतलब ये 3 परतें जो इन्होंने बताई वो ज़्यादातर तत्वों की प्रधानता के आधार पर बनाई है और इसमें उन्होंने ये माना कि ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी का, जिसके ऊपर महाद्वीप और महासागर ठहरे हुए हैं या महाद्वीप और महासागर विस्तृत है, उनको उन्होंने भूपर्पट्टी कहा। क्या कहा? भूपर्पट्टी। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और स्वेस महोदय के अनुसार लगभग इसकी जो मोटाई है वो 5 किमी से लगभग 35 किमी या 30 किमी के बीच है। मोटा साइड या 30 किमी के बीच है। तो 30 किमी के बीच ऊपर जो भाग है उसको हम भूक्रस्ट भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसके ऊपर सारी जो चीज़ें हैं वो मिली हुई हैं। यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि स्वेस महोदय ने ये बताया कि इस भूपर्पट्टी के अंदर या ऊपरी सियाल के अंदर जो ज़्यादातर चट्टानें हैं वो बेसाल्ट की और ग्रेनाइट की और पेरिडोटाइट। दोबारा फिर ध्यान दें इस बात पे कि भूक्रस्ट या ऊपरी जो सियाल वाला भाग है इसमें जो ठोस भाग है ये, और इस ठोस भाग के अंदर जो ज़्यादातर चट्टानें हैं वो कौन कौन सी है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट चट्टानों से ये निर्मित हुआ है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इसका एक भाग है उसको हमने क्या कहा? सियाल कहा। क्या कहा? सियाल कहा। यहां बना देता हूं मैं थोड़ा। इसको भूपर्पट्टी का यानी कि क्रस्ट, और इसको क्या कहा? सियाल कहा, और इसको उन्होंने सीमा कहा, और इसको नीफे कहा। अब इसमें सियाल में किसी को रटवाने की जरूरत नहीं है, सामान्य वर्गीकरण है जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। और इसमें है सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम जो तत्व हैं उनकी प्रधानता रहती है, और जो सीमा है उस सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता रहती है, और जो नीफे है उसमें चुंबकीय पदार्थ या मैं यूं कहूं कि निकल और फेरियम की प्रधानता रहती है, निकल और लोहे की प्रधानता रहती है। तो इन शब्दों से, इन तत्वों से इस बात का ज्ञान होता है कि सियाल जो है वो हल्का है किसकी तुलना में? सीमा की तुलना में। और सीमा हल्की है किसकी तुलना में? नीफे की तुलना में। वहीं स्वेस महोदय एक बात कहते हैं कि जब सियाल हल्का है सीमा से, तो सीमा जो है वो लिक्विड अवस्था में है, तो सीमा का घनत्व अधिक होने के कारण सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, सियाल जो है वो सीमा पर तैरता है। सियाल जो है वो सीमा पर तैरता है क्योंकि सीमा जो है वो सियाल से अधिक घनत्व वाली है, और जो नीफे है वो सीमा से अधिक घनत्व वाला है। तो एक नॉर्मल वर्गीकरण है ये किसका? स्वेस महोदय का। और स्वेस महोदय ने रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण किया था। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। क्रस्ट जो है वो मुख्यतः, या सियाल का ऊपरी भाग या भूपर्पट्टी जो है वो मुख्यतः किन चट्टानों की बनी हुई है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट चट्टानों की बनी हुई है। तो एक सामान्य सा वर्गीकरण स्वेस महोदय का जो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात आती है वांडर ग्रांट की। मैंने किसी भी तथ्य को छोड़ा नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर किसी भी अन्य जो सोर्स किताबों के रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता है, सविंदर सिंह जी का, और इसके अलावा अन्य जो किताबें हैं उनका निचोड़ आपको मैंने दिया है। बाहर कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं है, और इतना विस्तृत जो स्पष्ट वर्गीकरण है उसको मैं आपके लिए निचोड़ के लेके आया हूँ। तो बात करते हैं वांडर ग्रांट की। थोड़ा ध्यान करना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होगी वो बात मैं बताता चलूँगा। वांडर ग्रांट ने पृथ्वी का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। कितने में? 4 परतों के रूप में किया है। पहला जो उन्होंने बताया क्रस्ट,
क्रस्ट वही भूप्रपट्टी, या वांडर ग्रांट ने एक शब्द इस्तेमाल किया है सिलिका युक्त परत या ऊपरी सिलिका परत कहा है इसको। दोबारा ध्यान दें, क्रस्ट को ऊपरी सिलिका परत कहा है। मैं लिखने की तो कंजूसी करता हूँ, आज एक विद्यार्थी ने कहा कि सर कंजूसी मत किया करो, अब मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि कंजूसी ना करूं, है ना। ऊपरी सिलिका परत, और इस परत की जो मोटाई है ना वो वांडर ग्रांट ने लगभग 5 से 60 किमी बताई है। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, अधिकतम जो गहराई है वो 60 किमी है इसकी। और दूसरी जो परत उन्होंने बांटी उसको उन्होंने मेटल कहा है, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये ज़्यादा मैच नहीं करता, क्योंकि मेटल का अधिकांश भाग जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो 400 से लेकर 2900 किलोमीटर की जो गहराई वाला बीच वाला भाग है उसको मेटल कहा गया है, जो आगे पूरी तरह से वर्गीकरण में स्पष्ट हो जाएगा। 400 से 2900 किलोमीटर की गहराई वाला बीच वाला जो भाग है उसको मेटल कहा है। मैंने कहा था कि ये मेल्ट से बना हुआ है, और मेल्ट से बना हुआ है तो इसका मतलब जो पिघली हुई अवस्था में है। लेकिन वांडर ग्रांट जो है वो कहता है कि ये निचली सिलिका परत है, सिलिका परत है, और इसकी गहराई उन्होंने बताई है 60 किमी से 1140 किमी तक। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात पे, ज़्यादातर इसमें तथ्य जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रस्ट का ऊपरी सिलिका परत का, तो वो है 60 किलोमीटर की गहराई तक। ज़्यादातर ये महाद्वीपों की जो अंतरतम गहराई है वहाँ से ये मैक्सिमम उठाया गया है। तो बात आती है तीसरी परत की, ये मिश्रित धातु की परत या मिश्रित सिलिका युक्त धातु की परत। तो ये जो परत है उन्होंने गहराई जो बताई वो 1140 से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई उन्होंने बताई है। कितनी? 1140 से 2900 किलोमीटर की गहराई वांडर ग्रांट ने अपनी तीसरी परत की बताई है। अगर मैं इस शब्द को दूसरे शब्दों में कहूँ या दूसरे वर्गीकरण के साथ मैच करके कहूँ तो मैं इसको ऊपरी कोर कह सकता हूँ। क्या? ऊपरी कोर कह सकता हूँ। लेकिन अब और विद्वान जो है उन्होंने ऊपरी कोर का मतलब 2900 से लगभग 5150 तक लिया है। तो बात मुख्यतः ये है कि मिश्रित धातु की परत, यानी कि अब धातुएं जो हैं वो सिलिका के साथ मिक्स होना शुरू हो जाती है। वो अगर स्वेस महोदय के अनुसार देखें तो सीमा का निचला भाग है, ये सीमा का निचला भाग है। जिस सीमा का निचला भाग है वो मिश्रित धातु परत के रूप में इन्होंने बांटा। अब बात आती है धातु केंद्र। धातु केंद्र उन्होंने कोर को या क्रोड को या फिर निफे को माना है, जो 2900 से 6371 किमी तक है। बात समझ में आ गई होगी। धातु केंद्र या धातु क्रोड भी इसको कह देते हैं, या भू क्रोड भी इसको कह देते हैं, या फिर इसको क्रोड भी कह देते हैं, या कोर कह देते हैं। उसकी गहराई वांडर ग्रांट के अनुसार ये है। लेकिन साथियों घनत्व नहीं बदलने वाला। घनत्व का मतलब मैं अगर समझाऊं आपको तो भूक्रस्ट का जो औसत घनत्व लिया जाता है, औसत घनत्व लिया जाता है भूक्रस्ट का। मैं एक बार इसको मिटा के, अगर आप लोगों ने लिख लिया है वरना स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर ले लिया है तो मैं मिटा देता हूं इसको। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भूक्रस्ट जो होता है ऊपर वाला भाग वो हल्के पदार्थों का है। इसका मतलब भूक्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.7 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर ग्राम होता है, क्योंकि ग्राम में लिया जाता है, यानी 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। और अगर मेटल का हम लें तो लगभग ये 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम मिश्रित धातु का इनका लें तो 4 से 11 के बीच में, कितना? 4 से 11 के बीच में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब ग्राम में है ये, ठीक है। और अगर धातु क्रोड का लें तो 11 से अधिक, कितना? 11 से अधिक घनत्व जो है वो इसका पाया जाता है। अब अगर मैं स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार बात करूं, एक बार थोड़ा सा पुनः वापस जाके बताता हूं आपको, ताकि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। आपको याद रखना है स्वेस का वर्गीकरण। किसका? स्वेस का वर्गीकरण। और स्वेस के वर्गीकरण में मैंने जो भू प्रपट्टी लिखा, पहला ऊपरी भाग भू प्रपट्टी, इसमें जो
घनत्व है वो लगभग 2.7 ग्राम। ध्यान देना, अगर घनत्व याद करना है आपने सिर्फ स्वेश महोदय के वर्गीकरण से याद करना है ताकि किसी तरह से कोई भी मिस्टेक ना हो। ग्राम सेमी क्यूब। और सियाल जो है उसका घनत्व उन्होंने जो बताया वो 2.7 से 2.9 ग्राम सेमी क्यूब बताया, है ना। फिर दूसरा आता है सीमा का। सीमा का जो घनत्व है वो उन्होंने 2.9 से लगभग 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया। और इसी तरह से जो सियाल का उन्होंने निफे का जो उन्होंने घनत्व बताया वो 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया। बहुत आसान है, याद ये रखना आपको घनत्व। ज़्यादातर तथ्यों के रूप में जब भी कोई सवाल पूछा गया है, आगे हम सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रट जाएगी ये बात पूरी तरह से आपको। अब अगली जो बात आती है उसमें आप देखिए कि एक वर्गीकरण आता है 2-4 बार आईएएस में, और इनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप विज्ञान के आधार पर जो वर्गीकरण है या भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण बहुत ही आसान है। ठीक सियाल, सीमा, निफे को अपने तरीके से भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इन्होंने अलग अलग नाम लिख रखे हैं। लिथोस्फीयर, कौन सा? लिथोस्फीयर। और फिर इन्होंने नाम दिया पायरोस्फीयर। और फिर इन्होंने नाम दिया कौन सा? बेरिस्फीयर। तीन नाम इन्होंने दिए। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों की गति या भूकंप विज्ञान के वर्गीकरण के हिसाब से। लिथोस्फीयर एक चटानी, लिथ का मतलब चट्टान होता है, तो लिथोस्फीयर एक वह गोलाकार भाग जिसमें चट्टानों से जिसका निर्माण हुआ है। पायरोस्फीयर यानी कि एक द्रवित अवस्था में है, और बेरिस्फीयर जो है वो थर्मोप्लास्टिक अवस्था में है। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी के अंतरतम भाग का मतलब इस बेरिस्फीयर को, या मैं फिर इसको लिख दूं निफे, या फिर मैं इसको लिख दूं क्रोड या भूक्रोड, या फिर जो भी इससे संबंधित शब्द आता है कोर। ये जो कोर है या ये जो निफे है, क्रोड है, बेरिस्फीयर है, इसकी जो बात अब तक जो आई है उसके हिसाब से अगर हम देखें अलग अलग जो हाइपोथेसिस आई हैं जिनमें हम चर्चा आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि यही मैं बता दूं आपको कि चेम्बरलिन की एक परिकल्पना आई थी 1904 में, ग्रहणु परिकल्पना। उसके हिसाब से पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस है। कैसा है? ठोस है। चेम्बरलिन की 1904 की ग्रहणु परिकल्पना थी जिसमें इसको ठोस माना गया था। 1796 में एक हाइपोथेसिस आई थी वाव्य परिकल्पना, या फिर उसको कहा गया था निहारी का परिकल्पना, जो कि कांट में एक संशोधन के तौर पर प्रस्तुत की गई थी। उसके अनुसार इसको गैसीय अवस्था माना। पृथ्वी का अंतरतम भाग कैसा था? गैसीय अवस्था में था। लेकिन उसके बाद चेम्बरलिन की उसके बाद आई थी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार इसे द्रवित माना गया। द्रव के रूप में इसे आंतरिक भाग को माना गया। दोबारा फिर ध्यान दे, दोहरा दूं मैं। गैसीय जो अवस्था है पृथ्वी का कोर को मानने की, उसमें निहारी का परिकल्पना लाप्लास की, और उसके बाद जो ठोस अवस्था माना है वो माना था चेम्बरलिन ने, और द्रव माना था किसने? जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। अब अगला वर्गीकरण आता है आर्थर होम्स का। किसका? आर्थर होम्स का। ये एक प्रकारों के तौर पे हैं, और ये शब्द जो हैं बारी बारी इस्तेमाल भी हुए हैं, चाहे वो आइसोस्टेसिस सिद्धांत है, चाहे सैवहनीय तरंग सिद्धांत है पर्वत निर्माण का, आर्थर होम्स का, उनमें इन शब्दों का बड़ा प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने सिर्फ पृथ्वी को दो ही परतों के रूप में बांटा है। ये जो है वो एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा कि आर्थर होम्स द्वारा पृथ्वी की कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 2। अब 2 में इन्होंने फिर वही बात कर दी कि 2 जो क्रस्ट है, क्रस्ट में इन्होंने 2 परतों को शामिल किया। किस किस को?
एक तो सियाल को, यानी कि स्वेज के अनुसार सियाल, और एक सीमा। अब सीमा और जो कोर है, सीमा का निचला भाग और जो कोर का ऊपरी भाग है, उसके बीच में एक रेखा पाई जाती है जिसको सबस्ट्रेटम लाइन कहा जाता है, या मैं उसको कहूं अध स्तर। अध स्तर इसको हिंदी में कह सकता हूं मैं। अध स्तर का मतलब है आधे से नीचे का भाग। तो सबस्ट्रेटम लाइन जो है वो सीमा और जो आपका कोर है उसके बीच में पाई जाती है। तो इसका मतलब इसको मैं कोर कह सकता हूं या भूक्रोड कह सकता हूं। बात समझ में आ गई होगी कि आर्थर होम्स ने दो प्रकार बांटे, क्रस्ट और दूसरा जो बांटा वो सबस्ट्रेटम, और इसका जो हिंदी अर्थ है वो अधस्तर है और इसको कोर या क्रोड कह सकते हैं। और जो भूक्रस्ट है उसमें दो परतें शामिल होती हैं जिनका नाम है सियाल और सीमा, जो कि वर्गीकरण किया था स्वेस महोदय ने सियाल सीमा का। लेकिन अगर आर्थर होम्स में पढ़ रहे हैं तो इसको भूक्रस्ट ही कहेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो हमारा एक वर्गीकरण था, लेकिन नॉर्मल वर्गीकरण, सीधे सीधे ऊपर वाले प्रश्न, खतरनाक प्रश्न ये है जहां से आखिर हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी कॉलेज व्याख्याता में भी दो प्रश्न आंतरिक संरचना से आए और दोनों प्रश्न जो थे बड़े गजब के थे। क्या थे? गजब के थे। आपने अगर ये देख लिया कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर असंबंधताएं डिस्कंटिन्यूटी जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि भूकंपीय तरंगों में अचानक उत्परिवर्तन हो जाना। दोबारा ध्यान दें इस बात पे कि भूकंपीय जो तरंगें होती है उसमें अचानक वृद्धि या कमी होना ही एक असंबंधता है। समझ गए होंगे कि संबंधित नहीं है वो किससे, किसी दूसरी परत से। यानी कि एक तरह से ये भूकंपीय तरंगों के बीच में आने वाला उतार चढ़ाव गति के अंदर, तो उसको कहते हैं जिस सीमा से ये परिवर्तन शुरू होता है उस सीमा को हम कहते हैं असंबंधताएं डिस्कंटिन्यूटी। और डिस्कंटिन्यूटी जो है उसको अगर हम देखें तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, उस फार्मूले को याद रखना। अरे कम रंग ले, ये फार्मूला है जो आपको एग्जाम में दिग्भ्रमित नहीं होने देगा। अब जब कॉलेज व्याख्याता एग्जाम हुआ था तो उसमें ले मान जो असंबंधता थी वो पूछी गई थी, डिस्कंटिन्यूटी पूछी गई। तो यहाँ पर कई लोगों ने ले मान किया, कईयों ने रिप्टी कर डाला, कईयों ने गुटेनबर्ग कर डाला। तो यहाँ याद सभी को होता है, सबको मालूम है कि 5 तरह की असंबंधताओं का अब तक पता लगाया गया है। कोनार्ड, या कई बुकों में इसको कोनराड भी लिखा हुआ है, और रिप्टी है, या मोहो असंबंधता है, या फिर इसके लेमान है, गुटेनबर्ग है। ये 5 तरह की है। लेकिन इनका कर्म कहाँ और कैसे होएगा, ये चाहे किरण की गाइड है या फिर एक दो अन्य गाइडें हैं जिसके अंदर ये पहले सुस्पष्ट नहीं था कि एक आधी परत दे रखी है, पूरी परतें नहीं दे रखी। तो इसको इस तरीके से याद करोगे, कम रंग ले। अरे कम रंग ले यानी कि कैसे कोनार्ड है और मैं से मोहो है और रे से रिप्टी है और गै से गुटेनबर्ग है। गै से गुटेनबर्ग है और ले से लेहमान है। अब दोबारा ध्यान करो इस बात पे, ये कम रंगले जो है, अरे कम रंगले जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग से गहराई की ओर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आपको किसी तरह से दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अपने अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। तो अगर ज़रा ध्यान दोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ इनका वर्गीकरण जो है उसकी जो असंबंधताएं हैं उनका एक वर्गीकरण कर देता हूँ कि आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है
उसमें जो अंतिम किनारा है वो 6371 किमी है। कितना है? 6371 किमी, 6371 किमी पृथ्वी की त्रिज्या पाई जाती है। उसके बाद एक भाग आता है जिसको आंतरिक कोर कहते हैं। आंतरिक कोर जो है 5150 किमी, कितना? 5150 किमी की गहराई से शुरू होकर 6371 किलोमीटर। फिर आता है बाह्य कोर, जिसका जो है मान 2900 किमी से शुरू होता है। कितना? 2900 किमी। इसके बाद जो आता है वो आता है सीमा। सीमा जो है वो 400 किमी से लेकर लगभग कितनी गहरी है? 2900 किमी तक है। यानी मैं यहां लिख दूं सीमा, और यहां कोर लिख देता हूं, या बाह्य कोर लिख देता हूं। कोर आप समझ जाओगे कि इधर लिखना संभव नहीं है, तो आंतरिक कोर। और ऊपर वाला भाग जो है वो सियाल है। क्या है? सियाल है। अब देखो, इसको मैं अप्लाई करता हूं। मैंने कहा कम रंग ले, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, चाहे किसी भी तरीके से, आराम से समझना इस चीज़ को। तो ले जो लास्ट है उससे शुरू करोगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो लास्ट वाला ले यानी कि लेहमान, तो वो कहाँ पाई जाती है? ये असंबद्धता है। यानी कि इस असंबद्धता को, डिस्कंटिन्यूटी को अगर हम देखें तो ये ऊपरी कोर और बाह्य कोर के बीच में स्थित है। यहाँ पर चुंबकीय तरंगों में एकदम से परिवर्तन आ जाता है, एकदम से परिवर्तन आ जाता है। भूकंपीय तरंगें भी परिवर्तित हो जाती है। तो भूकंपीय जो तरंगें एकदम से परिवर्तन आने का कारण ये है कि ये ऊपरी जो कोर है वो तरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। और आंतरिक जो कोर है वो थर्मोप्लास्टिक या ठोस अवस्था में है। दोबारा ध्यान दें इस बात पे। आंतरिक, मैं ये तथ्य जो बता रहा हूँ विद्वानों के मतों के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसमें ठोस और जो तरल है दोनों परतों में एक जो बीच में असंबद्धता है, असंबद्धता के कारण ही अचानक जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी गति जो है वो बदल जाती है। यानी यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा कि भूकंपीय तरंगों की सर्वाधिक जो गति है वो होती है किसमें? ठोस में। किसमें होती है? ठोस में। या मैं यूं कहूं कि सभी भूकंपीय तरंगों की गति ठोस में होती है ज़्यादा। बाकी एस तरंगे जो होती है वो तरल में या द्रव में नहीं चल सकती। बाकी पी तरंगे द्रव, गैस और ठोस में चल सकती है। यानी कि तरल, गैसीय और ठोस अवस्था में चल सकती हैं। तो दूसरी जो असंबद्धता थी कम रंग ले, यानी कि गैसे गुटेनबर्ग। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि बाह्य कोर और जो आंतरिक सीमा है या सीमा की निचली परत है उनके बीच में जो आती है वो कौन सी आती है? इसको तो मैं लिखूं लेहमान। कौन सी? लेहमान। और इसको क्या लिखूं? गुटेनबर्ग। कौन सा? गुटेनबर्ग। और तीसरी जो परत आती है, बैक साइड से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह से ऊपर में दिक्कत ना आए। तो लगभग 700 किमी की गहराई पर, कितनी? 700 किमी की गहराई के आसपास जो है एक असंबद्धता पाई जाती है। अगर अब यहाँ बात पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि भूकंपीय आधार पर जिनको हम मेंटल कह रहे हैं, मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो कैसा है? द्रवित अवस्था में है। यानी कि अब फिर दोबारा फिर ध्यान दो इस बात पे कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसको हम क्या कह सकते हैं? कई नाम मैं लूँगा इसके, और इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, या इसको एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। एस्थीनोस्फीयर भी कहते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? ऊपरी सीमा भी कह सकते हैं। ऊपरी सीमा भी कह सकते हैं, या हम इसको मैग्मा चेंबर भी कह सकते हैं। क्या? मैग्मा चेंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि लगभग मैग्मा जो है धरातल पर जो पैदा होता है या धरातल पर ज्वालामुखी द्वारा मैग्मा जो होता है वो लाया जाता है। तो वो क्या है कि लावे के रूप में जब धरती पर बिखरता है तो उसको हम, यानी जिस चेंबर में वो तैयार होता है मैग्मा, तो यहाँ उसको मैग्मा चेंबर या फिर ऊपरी सीमा या एस्थीनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्लभता नहीं है, ये दुर्बलता मंडल है, ध्यान कर लेना। दुर्बलता का मतलब कमजोर। अब अगर इसको और
आसान करूं तो ये एक तरह से मुलायम परत होती है। कैसी? मुलायम परत होती है। तो इस सीमा के बीच में यानी 700 किमी की गहराई में कौन सी असमानता पाई जाती है? कम रंग ले यानी कि रिप्टी। आसान है बात, रिप्टी। कौन सी असमानता पाई जाती है? क्योंकि यहां भी तरल और ठोस का मामला है, तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसमें अचानक परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद जो अगली है, जिसको लगभग मुझे याद है जहाँ तक कि जितने भी नेट सेट JRF या फिर जितने भी कॉलेज व्याख्याता या फिर जितने भी प्रथम श्रेणी के पेपर हुए हैं उसमें लगभग 20 बार मैंने खुद अटेम्प्ट किया है। तो ये जो मोहो असंबद्धता है उसको ध्यान कर लें। मोहो या कई बुकों में इसको मोहो भी लिखा हुआ है, मोहो असंबद्धता। ये जो है वो ऊपरी सीमा, या दोबारा फिर इसी भाषा में कहूं कि ऊपरी मेटल, और इस आधार पर अगर कहूं तो ऊपरी सीमा और निचले सियाल के मध्य में पाई जाती है। ऊपरी सीमा और निचले सियाल के मध्य में पाई जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि मैंने जब आपको बताया था वांडर ग्रांट के हिसाब से, तो लगभग 60 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग को क्या कहा? क्रस्ट कहा। लेकिन अब जो ये मैग्मा चेंबर है वो 200 किमी की गहराई, ध्यान करना कितनी? 200 किमी की गहराई से सीमा का जो ऊपरी वाला ये भाग है, ये भाग जो है वो क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरी मेटल कहलाता है। बात समझ आ गई? ऊपरी मेटल है ये। तो इसका मतलब अब अगर मैं दोबारा मोहो की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सीमा का ऊपरी परत और सियाल की निचली परत के बीच में क्या पाई जाती है? मोहो असंबद्धता पाई जाती है। अगर अब मैं कहूं इसको तो दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि जो मेटल है, मेटल उसका जो ऊपरी मेटल है उसके बीच में से गुजरती है ये, है ना। कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है कि क्रस्ट और क्रस्ट का जो निचला भाग है और मेटल का जो ऊपरी भाग है उसके बीच के अंदर से ये निकलती है। अब अगली जो बात आती है वो आती है कोनराड, या फिर इसको कोनार्ड भी लिखा गया है। कोनार्ड, कोनार्ड जो है ये क्रस्ट और सियाल की ऊपरी सीमा के बीच में, क्रस्ट और सियाल जहाँ से शुरू होता है ऊपरी सीमा में तक लगभग जो है वो 30 किलोमीटर की जो मोटाई है उसके बीच में, यानी कि ऊपर से 30 किलोमीटर छोड़ के इसके बीच में क्या आती है? कोनार्ड जो असंबद्धता है वो आती है। तो इसका मतलब बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हूँ। दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में लहमान असमानता आती है, और 2900 किलोमीटर की गहराई पर यानी कि निचली सीमा और ऊपरी कोर के बीच में क्या आती है? गुटेनबर्ग आती है। या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि निचला मेटल और ऊपरी कोर के बीच में जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता आती है। इसके बाद जो सीमा है उसके मध्य से 700 किलोमीटर की गहराई में रिप्टी असमानता, और उसके बाद जो सीमा का ऊपरी भाग और सियाल का जो निचला भाग है उसके बीच में मोहो असमानता पाई जाती है, और कोनराड जो है सियाल के ऊपरी भाग और क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली असमानता है। शायद मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना, इस चीज़ को जरूर याद करना। ये बहुत बार गच्चा दिलाते हैं, यानी कि आपको दिग्भ्रमित करते हैं कि कई बार तो इनको अनुपटल बोल दिया जाता है, इनको अनुपटल बोल दिया जाता है क्योंकि अनुपटल इसलिए कि ऊपरी भूपटल का निचला वाला भाग है, तो अनुपटल भी या इसको मेंटल भी बोल देंगे, या फिर जो है इसको कई बार सीमा के रूप में या सियाल का निचला भाग के रूप में भी बोल देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान करना कि दुर्बलता मंडल और एस्थिनोस्फीयर, ऊपरी सीमा या मैग्मा चेंबर या फिर ऊपरी मेंटल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि सामान्यतः जो है अर्धगलित अवस्था में, दोबारा ध्यान देना इस बात पे, बहुत सिंपल बात है, या अर्धगलित अवस्था में या ज़्यादा दबाव न होने के कारण मैं थर्मोप्लास्टिक अवस्था में तो इसको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अर्धगलित अवस्था में या अर्धद्रवित अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में ये पाई जाती है। अब साथियों, ये हमारी जो यात्रा थी वो तो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आप शायद मुझे लगता है कि लंबी क्लास है तो बोर तो हो जाओगे, लेकिन बोर हो जाओ कोई बात नहीं है। अब मैं लेके आया हूँ
क्योंकि मैं क्लास इसको और लंबा कर सकता हूँ। मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि पृथ्वी की जो अलग अलग परतें हैं उनका आयतन और द्रव्यमान कितना है, ये बात मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये बातें अपने प्रश्नों में जब हल करेंगे तो और ज़्यादा सुस्पष्ट हो जाएंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के अंदर या ऊपरी जो प्रपट्टी है उसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों की प्रधानता जो है उसका एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है। या सर्वाधिक, मुझे याद है RS 2007 में पूछा गया था कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। अब कई बार इसका प्रतिशत पूछ लेते हैं, कई बार संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि लोहा है। इस तरह से एक पूरा ऑर्डर जो पूछ लेते हैं। कई बार संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार जो अधिकतम से निम्नतम की तरफ तत्वों का एक क्रम है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। आज हम बात करते हैं पहले NCERT के फैक्ट की। दोबारा ध्यान देना कि मैं जितनी भी सिलेबस की तैयारी आपको करवाऊंगा उसमें आपको अदरवाइज कहीं झांकने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र रहेंगे जहां आपको लगे उस बुक से पढ़ना। लेकिन साथियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अगर चाहे वो किसी भी बुक से पढ़ो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाती है और किस लेवल की चीज़ पूछी जाती है। जैसे अभी किसी एक साथी ने कहा कि सर थोड़ा सा आप स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन एक साथी ने कहा कि सर जो हाई लेवल है ना उस लेवल को मेंटेन करो। हाई लेवल का मतलब ये है कि उसने पहले बहुत पढ़ रखा है कि थोड़ा सा स्पीड से और ज़्यादा फास्ट और जो मैटर है ना उसको जल्दी से आप जो है प्रोवाइड करवाया करो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं सभी की आकांक्षाओं पे खरा तो नहीं उतर सकता, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि प्रथम श्रेणी का जो लेवल है ना उस लेवल को हम मेंटेन करें। प्रथम श्रेणी का लेवल हम मेंटेन करें। तो यहाँ NCERT के फैक्ट है। पहली बात आती है कि जो मैंने बोली थी आपको कि ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है। तो अंतरतम भाग साथियों आपको पता है किस अवस्था में है। ग्रहणों के अनुसार चेम्बरलिन की मैंने बताई थी 1904 की परिकल्पना ठोस है, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार ये गैसीय है। कैसी है? गैसीय अवस्था में है। और दूसरा जो अगली बात मैंने बताई थी आपको वो थी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ये क्या है? द्रवित अवस्था में या द्रव अवस्था में है। बात समझ में आ गई होगी। द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था चेम्बरलिन की ग्रहणों परिकल्पना, गैसीय अवस्था लाप्लास की 1796 की जो निहारिका परिकल्पना थी या वायव्य जो परिकल्पना थी उनके अनुसार ये जो था ये बताया गया था। और द्रवित जो परिकल्पना थी द्रव के रूप में जो माना था वो किसने माना था? जेम्स जीन ने माना था कि भाई द्रवित भाग इसका पाया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है, शायद मुझे लगता है कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, और आज जो है आपको जो मार्कर में चला रहा हूँ उसको स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बाद में आती है भूकंप की कौन सी लहरें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। एक बात और यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको कि साथियों, जब भी मैं आपको भूकंप करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन पृथ्वी के अंतरतम को जानने के लिए भूकंप विज्ञान का भी हमें सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लुप्त हो जाती है एस तरंगे। कौन सी? एस तरंगे। ये देखो एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। अगर मैं और विस्तृत बात करूं तो एस तरंगों को कई बार जो है वो हम प्रकाश तरंगे या जलीय तरंगे कह देते हैं। कैसी? प्रकाश तरंगे या जलीय तरंगे कह देते हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में परिभाषित करने का 2013 के प्रथम श्रेणी जो व्याख्याता परीक्षा भूगोल की हुई थी उसमें पूछा गया था ये प्रश्न, लेकिन 2010 में सेकंड ग्रेड एग्जाम SST में भी ये पूछा गया था। सॉरी, SST में ये पूछा गया था कि एस तरंगे अधिकतम पृथ्वी के कितने कोणात्मक दूरी पर जाकर लुप्त हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ओल्डहम था जिसने 1909 में पूरी अपनी रिसर्च के बाद एक तथ्य दिया था कि एस तरंगे जो होती है 120 डिग्री के कोण के बाद जहाँ से वो उद्गम होती हैं एस तरंगे, उससे 120 डिग्री के कोण पर जाकर ये लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। मैंने इस एस तरंगों को क्या कहा?
प्रकाश तरंगे या जलीय तरंगे, क्योंकि इनकी जो गति होती है, दोबारा ध्यान देना इस बात पे, इनकी जो गति होती है वो अपनी दिशा के कोणात्मक दूरी यानी 90 डिग्री के कोण पे होती है। जैसे ये तरंगे ऐसे चल रही हैं, जैसे ये तरंगे इस तरह से चल रही हैं तो ये ऐसे चलती हैं, यानी कि अपनी दिशा के 90 डिग्री का कोण बनाती है एस तरंगे। लेकिन जो पी तरंगे होती हैं वो सीधी अनुलंब तरंगे होती हैं या सीधी 90 डिग्री के कोण पे ही चलती है, जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में वो झटका लगाती है, यानी कि आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। अब अगली बात आती है कि मोहो असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक संरचना की किन परतों के बीच में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि सीमा का ऊपरी भाग और जो स्याल है उसके निचले भाग के बीच में मोहो असंबद्धता पाई जाती है। तो ये आप लोग लिख लेंगे अपने आप। अब बात आती है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये 3 बार एग्जामों में मेरी रिसर्च के अनुसार सामने आया कि 3 बार पूछा गया, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर बुकों में इसको 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। लेकिन सेट एग्जाम 2014 में इन्होंने पूरा पूछ लिया। ऑप्शन में उन्होंने क्या लिखा कि पूरा पूछा, यहां मैं लिख देता हूं 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इस बात को देखें, उन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए कि 5.541, फिर इसको दे दिया कि 5.514 दे दिया, फिर इस तरह के ऑप्शन दिए, तो वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग इसे पूरा याद करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट बात है ये। कितना है इसका घनत्व? 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला जो आता है, पृथ्वी के कोर में अधिकतम घनत्व का कारण क्या है। पृथ्वी के कोर में अधिकतम घनत्व क्यों पाया जाता है? इसका अगर मूल कारण हम देखें रासायनिक आधार पर तो हमारे पास आता है कि ये चुंबकीय पदार्थों से बना हुआ है, या मैं यूं कहूं कि ये लोहा और फेरियम जिसको हम कहें, या निकल से बना हुआ है। निकल और लोहे की प्रधानता के कारण पृथ्वी के कोर का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। लोहा और निकल दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं, तो दोनों के सहयोग से जब कोर का निर्माण हुआ तो इसका घनत्व भी अधिक पाया जाता है। और एक अधिक घनत्व पाए जाने का कारण और भी है कि पृथ्वी के ऊपर ऊपरी परतों का पड़ता हुआ दबाव। अब इसके बाद भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी में एक निश्चित गहराई तक तापमान के बढ़ने की दर कितनी होनी चाहिए, ये 2 बार पूछा गया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि स्पष्ट देख पाओ आप, ताकि स्पष्ट देख पाओ, तो बढ़ने की दर कितनी है? 32 मीटर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस हो जाता है। यानी कि भूप्रपट्टी में एक निश्चित गहराई तक तापमान, देखो कितना सुंदर लिखा हो, ये फैक्ट एनसीईआरटी का है। निश्चित गहराई तक तापमान बढ़ने की दर कितनी होती है? तो 32 मीटर पर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको शुरुआत में व्याख्या में कि ये दर जो है घटती हुई दर से बढ़ती है, और पृथ्वी के केंद्र में औसतन जो है या ज्ञात तथ्यों के आधार पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है अंदर वाले भाग में। अब इसके बाद है पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद हो सकता है कि मैंने इसकी व्याख्या पहले कर दी हूं, तो इसमें मैं आप पे छोड़ देता हूं कि इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर चलो बता देता हूं, क्योंकि ज़रूरी भी है। कई ऐसे कहेंगे कि सर हो सकता है कि मैंने पूर्व में ये चीज़ आपको बताने से रह गई हूँ, तो देख लीजिए इसमें। एक तो बेसाल्ट, कौन सी? बेसाल्ट की चट्टानें, और फिर आती है हमारे यहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें, और एक आती है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, ये 3 चट्टानें ऐसी हैं जो भूक्रस्ट पर पाई जाती है। वायु तथा जल मंडलों के संचालन हेतु उष्मा अथवा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये एक सिंपल तथ्य के तौर पे आपको दिया गया है कि वायु और जल मंडलों के संचालन के लिए जो उष्मा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सूर्य। लेकिन पर्वत, पठार, भूकंप आदि जो विवर्तनिकी घटनाएं हैं, या इसके अलावा जो
जिनको हम निर्माणात्मक घटनाएं कहें या पृथ्वी के अंदर परिवर्तनकारी घटनाएं कहें, तो वो जो घटनाएं होती हैं उनके लिए बल आता है पृथ्वी के अंतरतम, यानी कि अंतरतम बल, यानी पृथ्वी के अंदर के बल से ये चीज़ें पैदा होती हैं। अगली बात आते हैं आयतन की दृष्टि से। यहाँ फिर वही बात आ गई कि मैंने इसकी व्याख्या पहले नहीं की, क्योंकि ये फैक्ट के तौर पे यहाँ दिया हुआ है। आयतन की दृष्टि से मेटल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ बहुत लोग गच्चा खाते हैं। एक चीज़ रट लो बस, आयतन, द्रव्यमान। अगर मैं कहूँ कि द्रव्यमान, तो दोनों ही तथ्य आपको याद है कि 68 लगभग 68% और 83% है। लेकिन जब आयतन और द्रव्यमान की बात हो तो वहाँ आकर हम लोग अटक जाते हैं और दो तथ्यों पर आकर खड़े हो जाते हैं, और दो में से सामान्यतः 50-50% रह जाता है हमारा सही होने का दायरा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपको इस चीज़ को रटना होगा कि ये मेटल की बात कर रहा है, बीचली सीमा की बात कर रहे हैं, तो सीमा का सर्वाधिक इस पृथ्वी के जो जितनी भी परतें हैं उसका सर्वाधिक आयतन और सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। दोबारा फिर ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि मैं जब सर्वाधिक घनत्व की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि कोर का घनत्व सर्वाधिक है, लेकिन टोटल पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। टोटल पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व और आयतन जो है इसमें किसका पाया जाता है? पृथ्वी का। यानी इस चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, आयतन जो है, आयतन वो लगभग पृथ्वी के 83%, कुल पृथ्वी का 83% सीमा में यानी मेंटल में पाया जाता है, और जो द्रव्यमान होता है उसका जो है लगभग 68% भाग जो है सीमा में पाया जाता है। बात तो स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन अगली अगर बात करूं मैं कोर की, तो यहीं इसको स्पष्ट करूं, कोर में कितना आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो कोर यानी कि निफे के अंदर जो लगभग 16% क्या है? आयतन है, और लगभग 32% क्या है? लगभग की बात कर रहा हूँ, मोटे मोटे आइडिया की बात कर रहा हूँ। ये कई बार ऐसा भी दिया हो, कई बुकों में दिया हो सकता है कि 67.5% जो है सीमा का द्रव्यमान पाया जाता है। तो फिर सियाल का कितना रह गया? 0.5, यानी द्रव्यमान 0.5 है, और जो आयतन है वो सूक्ष्म 0.2% है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि आयतन किसका? सीमा का 83%, द्रव्यमान 68%, और कोर का जो लगभग मोटा आइडिया 16% क्या है? द्रव्यमान है, और 16% क्या है? आयतन है, और 32% क्या है? द्रव्यमान है। ये बात और भी स्पष्ट हो गई होंगी। अब अगली बात हम करते हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींचा, क्योंकि जब हम ये प्रश्न पढ़ते हैं तो आप लोगों के दिमाग की सक्रियता बढ़ती है कि आपका दिमाग जो होता है वो इन प्रश्नों का उत्तर सोचता है। जब उत्तर सोचता है तो निश्चित अवस्था में जो पढ़ाया गया मटेरियल है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो संभावना न रहे कि कहीं भी कोई भी चीज़ जो है छूटे नहीं। तो अगली अगर बात हम करें तो आ जाती है इस बात पे कि निम्न गति मंडल या जोन ऑफ लॉ वेलोसिटी, ये जो है इसको अगर देखा जाए तो इसकी मोटाई कितनी है? यानी निम्न गति मंडल का मतलब है जो भूकंपीय तरंगों की गति मध्यम होती है उससे लिया गया है। तो इसकी गहराई जो है मैं बता दूं आपको 100 से 200 किमी की होती है। 200 किमी अंदर में जो निम्न गति जोन होता है, जहां पर भूकंपीय तरंगे निम्न गति से चलती हैं। फिर बात वही आ गई, दुर्लभता मंडल, एस्थिनोस्फीयर, मैग्मा चेंबर, या फिर ऊपरी जो मेंटल है वो कहाँ स्थित होता है? तो आपको पता ही होगा कि कहाँ स्थित होता है। या तो ऊपरी सीमा और निचला सियाल मिलके बनाते हैं इसको, या तो ऊपरी सीमा स्वेस के अनुसार या निचला सियाल मिलके बनाते हैं, या फिर जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था उसके अंदर हमने बात की थी मेंटल की, और मेंटल जो है उसके ऊपर वाले जो भाग है उसमें ये एक अर्ध द्रवित अवस्था में या अर्ध गलित या अर्ध जो तरल अवस्था में पाया जाता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि मुलायम परत के रूप में पाया जाता है। तो ये कहाँ है? ऊपरी मेंटल में। और एस्थिनोस्फीयर पदार्थ किस अवस्था में? तो ये तो बात हो गई है अर्ध, फिर भी लिख देता हूं। फिर आप ये मत कहना कि सर कंजूसी मत करो, है ना, थोड़ी कंजूसी छोड़ देता हूं मैं। अर्ध
द्रवित अवस्था में है। अगला आता है भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के मेंटिल और केंद्र, केंद्र यानी कि कोर, इसके ऊपर लिख देता हूं, कोर को कौन सी उपमा दी गई है? ये देखो यहां मैंने लिख दिया था, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर, यानी कि मेंटल का नाम है पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर केंद्र को कहा गया है, लेकिन ऊपरी जो भाग है उस भाग को हमने लिथोस्फीयर कहा है। क्या? लिथोस्फीयर कहा है। इसका मतलब भूकंपीय तरंगों के आधार पर या भूकंप विज्ञान के आधार पर अगर हम देखें तो पृथ्वी की 3 परतें मानी गई। ऊपर वाली परत को हमने लिथोस्फीयर और बीच वाली परत को हमने पायरोस्फीयर और जो अंतिम कोर वाली जो परत है उसको हमने कहा था बेरिस्फीयर। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगली बात फिर आती है, ये प्रश्न अभी कॉलेज व्याख्याता में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी का मूल फैक्ट भी है ये, कि लहमान असंबद्धता पृथ्वी की संरचना के किस मंडल में आती है? और देखो इसके साथ स्टार लगे हुए 4, ये 4 बार पूछा गया है मेरे ज्ञात तथ्यों के आधार पर, मेरी नॉलेज के आधार पर, बाकी पता नहीं आज तक कितनी बार ये रिवाइज हुआ है। तो ये कहाँ पाया जाता है? आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में, यानी कि कोर के बीच में लिख दूं तो ठीक रहेगा। अब आप समझ गए होंगे, आंतरिक और बाह्य कोर के बीच में ये लहमान असंबद्धता पाई जाती है। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ये सर्वाधिक जो तत्व है वो समस्त पृथ्वी में कौन सा पाया जाता है? तो साथियों ये जरा ध्यान देने वाली बात है, लोहा। कौन सा? लोहा। कितनी स्टार है इसके साथ ये देख लीजिए, कितनी बार पूछा गया है? 6 बार मेरे ज्ञात तथ्यों के आधार पर, बाकी कितनी बार पूछा गया वो मुझे मालूम नहीं। लोहा जो है 35.5% जो है वो संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे आपको कि भूक्रस्ट के ऊपर लोहे की मात्रा केवल 5% है। किसके ऊपर? भूक्रस्ट पर या भूपरपट्टी पर 5% है लोहे की मात्रा। बात समझ में आ गई होगी। पृथ्वी का जीवन काल किन तत्वों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? ये प्रश्न ऊपर से उठाया गया है। तो अगर मैं कहूं, कई बार तो इसको सीसा प्लस थ्योरियम के आधार पर सर्वमान्य, जो वैसे तो बहुत तुक्के मारे हुए हैं क्योंकि बहुत तरीके हो सकते हैं कि पृथ्वी का जीवन काल हम जानें। अब तरीका ये हो सकता है कि पृथ्वी को जानने के लिए हमारे पास अवसादों की जो जमाव की दर होती है वो हो सकता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, ज्वारीय बल हो सकता है, या चट्टानों की जो संरचना है उससे हम पता लगा सकते हैं जीवन काल का, या फिर खनिज तत्वों से भी हम पता लगा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम पृथ्वी का जीवन काल सीसा और थ्योरियम, लेकिन सीसा और जस्ता ट्विंस मिनरल है यानी कि जुड़वा खनिज है, तो सीसा, जस्ता और थ्योरियम के आधार पर पृथ्वी का जो औसत जीवन काल जो एक सर्वमान्य तथ्य है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का जीवन काल माना गया है। इसको एक शब्द और भी लिखा जा सकता है, कई बार हम जो है उलझ जाते हैं। यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो 460 करोड़ लिख सकता हूं। कितना? 460, या फिर 4600 मिलियन, एक ही बात है ये। 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 460 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 4600 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो थी वो हो गई थी, और वर्तमान स्वरूप तक आते आते तकरीबन जो है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। अब एक बात और ध्यान दें, एडमिन हब्बल की एक ब्रह्मांड विस्तारक परिकल्पना थी, उसमें उन्होंने माना था, ये थोड़े तथ्य जरूरी है बोलना, क्योंकि 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व उन्होंने 13.7 अरब लिखना था मुझे। कितना? यानी
एडविन हबल की ज्वारीय जो परिकल्पना थी उसमें 13.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है एडविन हबल की ब्रह्मांड विस्तारक परिकल्पना के अनुसार। तो बात तो स्पष्ट हो गई है। फिर आता है पृथ्वी के करोड़ का आयतन कितना है, तो ये बात मैं बता चुका हूं। 16% पृथ्वी के करोड़ का आयतन है और 32% इसका क्या है, द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है, 32%। पूरी बात स्पष्ट हो गई। अब हम एक नज़र इसके ऊपर भी डाल लेते हैं कि ये पूरी सारणी जो है पृथ्वी में मोटी मोटी बात अगर हम करें तो लगभग 99% के आसपास जो है इन 8 तत्वों की प्रधानता है जिनके आधार पर पृथ्वी जो है उसका निर्माण हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी में साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात है, संपूर्ण पृथ्वी में लोहे की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। लोहे की प्रधानता सबसे ज़्यादा है और संपूर्ण जो ऊपर वाला क्रस्ट है उसके अंदर, संपूर्ण जो ऊपर वाला क्रस्ट या ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन लगभग 47% ऑक्सीजन पाई जाती है। अभी इससे मुझे एक प्रश्न याद आया, नेट एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस मंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, और उन्होंने क्या किया, जय मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इस तरह के साधारण ऑप्शन दिए और अधिकांश जो विद्वान साथी थे उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने वायुमंडल लिख दिया। ये वायुमंडल गलत है क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की मात्रा तकरीबन 21 या 20.5% पाई जाती है और जो पृथ्वी है उसके भूक्रस्ट की अगर देखें तो ये है, और अगर संपूर्ण पृथ्वी में देखें तो ऑक्सीजन 30% है और भूक्रस्ट में 47% है। लेकिन जो जैव मंडल है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन वो तो ऑक्सीजन पर खुद डिपेंडेंट है। इसका मतलब सीधी सी बात ये आ गई कि जल मंडल में लगभग 50% से ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी? 50% से ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है। अब साथियों, अगर ये बात मैं कहूँ कि ऑक्सीजन अगर सर्वाधिक समुद्रों में है तो फिर इतना डर और दहशत क्यों? क्योंकि एक बहुत परम तथ्य की बात अगर मैं करूं आपके साथ, तो तथ्य ये कहता है कि सर्वाधिक ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन करते हैं वो महासागरीय प्लैंकटन करते हैं या हरित प्लवक जिसको कहते हैं वो करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर संपूर्ण पृथ्वी से जंगल हटा भी दिए जाएं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, मैं ये नहीं कहता कि आप जंगल काट दो, लेकिन इतना डरने और दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। न जाने कितनी बार पृथ्वी ने अपने आप समायोजन स्थापित किया है। तो ध्यान करना इस बात का कि प्रचलित पवनें और धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांजैक्शन करती है, परिवहन करती है। तो इसका मतलब समुद्रों के अंदर इतना विशाल काय जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, समुद्रों में इतनी करोड़ों प्रजातियां जो है वो रहती है और इतने विशाल काय जानवर रहते हैं, तो वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उनके पास कौन से जंगल थोड़ी है। तो आदमी जो है वो थोड़ा अगर उसको डरा दे तो वो डरने लगता है, लेकिन इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात ये आती है कि स्थानीय तौर पर ध्यान देना इस बात पे कि हमारे पास तो समुद्र हमसे, तो अगर मैं मेरी बात करूं तो 400 किलोमीटर दूर है समुद्र। तो समुद्रों की ऑक्सीजन मेरे पास पहुंचे इससे पहले कि मैं पेड़ लगाऊं और पेड़ से मैं जो प्रदूषण कर रहा हूं वो सोख ले, और इसके अलावा वो मुझे छांव दे और ठंडक दे, शीतलता दे, और जो अन्य उसके अप्रत्यक्ष लाभ हैं वो भी मुझे मिलने चाहिए, तो वो मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आसपास जितना हो सकता है कि पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि गंध मचाने वालों में सबसे आगे हम ही हैं। जानवर कभी गंध नहीं मचाते, वो तो प्रकृति के साथ समायोजन करके या समायोजन स्थापित करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा संहारक और निर्माता जो है वो मानव होता है। तो इसलिए ज़्यादा इतना वो दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वाधिक समझ गए होंगे कि जो नेट एग्जाम में आया, सर्वाधिक जो जलीय मंडल है या जल मंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो भू पृष्ठ पर आप ये पक्का डाटा याद करोगे। सिलिकॉन की मात्रा, मैंने इसको इस तरह से याद करने के लिए एक फार्मूला लिखा, ओसियाल। क्या? ओसियाल। लगभग मोटी मोटी बात ये याद हो गई। बाकी ओ से ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम, और उसके बाद आ जाता है लोहा चौथे नंबर पर। लेकिन मैंने इसको जो लिखा
संपूर्ण पृथ्वी में, उसको लिखा FO सिम। क्या लिखा? FO सिम, यानी कि लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर मैग्नीशियम। ये 4 तो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। दोबारा देखो इसको, FO सिम यानी कि प्रतिशत अपने आप पकड़ में आ जाएगा, लगभग मोटा मोटा जो 80% से भी ज़्यादा का जो भाग है वो इनसे प्राप्त हो जाता है हमें। और इसमें भी ओसियाल के रूप में अगर आप याद करोगे तो भूक्रस्ट का जो है वो ओसियाल, बिल्कुल ठीक है। और इधर जो है FO सिम। बात स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब साथियों हम बात करते हैं उन संभावित प्रश्नों की जो मैंने तैयार किए हैं। आ सकते हैं। सियाल परत के संगठक तत्व हैं, तो सियाल तो बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न आप अपने आप हल करोगे, बहुत आसान है। सियाल परत, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। वांडर ग्रांट के अनुसार ऊपरी परत, ध्यान दो इसके ऊपर, मैं ज़्यादा वर्क नहीं करूंगा इसके ऊपर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लिखूंगा भी नहीं क्योंकि ये कंसेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ, वीडियो में रिवर्स जाके आप देख सकते हैं। वांडर ग्रांट के अनुसार ऊपरी जो परत की अधिकतम जो गहराई है वो 60 किलोमीटर के आसपास है। स्वेस के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा गलत है? ये प्रथम श्रेणी में आ चुका है। तो ये कहता है कि ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है। ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है, ये बात तो ठीक है। क्रस्ट का घनत्व इतना पाया जाता है। फिर आती है सीमा का घनत्व जो है 4.7 से कम है, यानी कि 7 से कम है लेकिन 2.9 से अधिक है। 2.9 से अधिक है और इससे कम है। इसके बाद नीफे में चुंबकीय गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो फिर सियाल नीफे पर तैर रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सियाल जो है वो नीफे पे नहीं, सीमा पर तैर रहा है। लेकिन सीमा किस पे तैर रही है? सीमा अगर हम बात करें तो वो किस पे तैर रही है? नीफे पर। ये लाइन देख लेना गौर से, ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि अगर सीमा जो आती है तो ऊपरी जो कोर है वो द्रवित अवस्था में, और द्रवित अवस्था में है तो उसके ऊपर जो सीमा है वो तैर सकती है। सियाल, सीमा व नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस महोदय ने किया। निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि अगर ये बात मैंने पूर्व में नहीं बताई तो आप ये भी लिख सकते थे कि भूकंपीय तरंगे और ज्वालामुखी, तो अगर बात करें तो ये प्राकृतिक साधन है, लेकिन ये प्रत्यक्ष के रूप में यहाँ जो दिया हुआ है वो ज्वालामुखी एक है, या फिर खनन क्षेत्र हो सकता है, या फिर उल्कापात हो सकता है, जिससे हम प्रत्यक्ष जो है पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को जान सकते हैं। दक्कन ट्रेप सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस युग में दरारी उद्गारों के कारण हुआ था। जो दक्कन ट्रेप है दक्षिणी भारत में, उसका निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में दरारी उद्गारों के कारण उसका निर्माण हुआ। तो इसमें आप लिख सकते हो सिल्ड शंकु नहीं है वो, ना ही सिल्ड पठार है, वो है प्रवाह। प्रवाह का उदाहरण है क्योंकि दरारी उद्गारों में लावे का क्या होता है? प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल। अब ये सब देखिए स्थल मंडल को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपरी जो क्रस्ट है वो, और क्या आ सकता है? और अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। ऊपरी व निचले मेटल नहीं है, उसके ऊपर तो एक परत और है। भूपटल और क्रोड नीचे है और भूपटल ऊपर ही ऊपर है। तो भूपटल या भूपरपट्टी इसको मैं कह दूं, या क्रस्ट इसको कह दूं, ये बात भी गलत हो गई। अब है मेटल व क्रोड भी, यानी मेटल बीच वाली परत और क्रोड, तो ये आ जाएगा भूपटल व ऊपरी मेटल जो है स्थल मंडल को व्यक्त करता है। निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव पैदा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा मैं हल करवाता हूँ क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा आपको हल नहीं करवाया भूकंप विज्ञान को। पी तरंगे जो है उनकी जो गति होती है वो 90 डिग्री के कोण पे होती है। इसका मतलब पी तरंगे ऊपर से नीचे कणों को ठोकता हुआ ऐसे चलता है, झटके देता हुआ सबसे तेज गति से, यानी कि कणों के अंदर संकुचन और फैलाव पैदा करता है। यानी कि किसी मेज के नीचे से अगर कोई चीज़ मारो तो ऊपर से ऊपर रखी हुई चीज़ ऊपर उछल जाती है, वापस नीचे आ जाती है। इस तरह से ये चलती है आगे पीछे। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि इनकी जो गति होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह होती है। किसकी? पी तरंगों की जो गति होती है ध्वनि तरंगों की होती है। लेकिन एस तरंगों को मैंने बताया था कि जलीय या प्रकाशीय तरंगों की तरह होती है। जैसे आपको और अगर समझ में आए तो मैंने एस तरंगों को कहा था कि जिस तरफ से गति होती है वो अपने 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से गति करती हुई आगे बढ़ती है। इसका मतलब अगर दूसरा उदाहरण दूं, जलीय तरंगे इसको क्यों कहा गया? एक ठहरे हुए जल में पत्थर न मार बावरी, है ना, ठहरे हुए जल में पत्थर न मार बावरी। तो पत्थर अगर मारा आपने तो जो तरंगे हैं वो तटों की तरफ गति करती है इस तरह से, लेकिन वो गोल गोल घूमती है ऐसे,
गोल गोल घूमती है। इसका मतलब जो गति है उसके 90 डिग्री के कोण पर इनका कंपन होता है, इसीलिए इनको जो है जलीय तरंगे या जो ज़्यादातर प्रकाशीय तरंगों के तौर पर परिभाषित किया गया, या इनको कई बार अनुलंब तरंगे भी कह देते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? भूकंप तरंगे जो चट्टानों में फैलाव और संकुचन यानी कि ऊपर धक्का देती है फिर छोड़ती है, ऊपर धक्का देती है फिर छोड़ती है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि पी तरंगे इसका उत्तर होगा। अगली जो बात है, लंबी तो हो जाएगी क्लास, कोई बात नहीं, अब बने रहिए मेरे साथ, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको यूँ लगेगा कि अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और कुछ बाकी नहीं है। अब इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य छांटना, आपको गलत छांटना है। चट्टानों के भ्रंश तल, अभी ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिकी भूकंप उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। काय यानी कि बॉडी वेव्स यानी कि पी और एस तरंगे जो है धरातलीय तरंगों सरफेस को उत्पन्न करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो बॉडी तरंगे हैं उन्हीं से ही धरातलीय तरंगे यानी कि एल तरंगे पैदा होती हैं, कोई बात नहीं। पी तरंगे तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एस तरंगे ध्वनि तरंगे होती है, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। ये कैसी तरंगे होती है? जलीय तरंगे या प्रकाशीय तरंगों की तरह होती है। तो ये प्रश्न भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहना जैसे जैसे मैं समझाता हूँ। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटने, है ना, ये बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। भूकंप उत्पन्न करने का कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारों से निकलती है, बात ठीक है। जब भी कोई चीज़ टूटती है, भ्रंश का मतलब होता है टूट जाना, जब टूटती है तो फिर उनके किनारों से एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है। यानी कि जब भी कोई चट्टान टूटती है तो इस तरह की कंडीशनें होती हैं। चट्टान का मतलब मेरा धरती का सरफेस है। यहाँ अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकेंद्र अगर मैं बात करूं ईपी सेंटर की, तो वो जो होता है वो भूतल के ऊपर जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है उसको कहा जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप जो है दुर्बलता मंडल से या दुर्लभ मंडल से आते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि दुर्लभ मंडल से ये एस्टेनोस्फीयर से नहीं आते, ये आते हैं स्थल मंडल से। ध्यान करना, इस दुर्बलता मंडल के ऊपर वाला जो ठोस भाग है उसी के ऊपर आते हैं ये स्थल मंडल। बाकी बातें जो है वो ठीक है। इसके बाद है भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र के रूप में कहलाता है। जहां से भूकंप पहली बार महसूस किया जाता है उसको अवकेंद्र कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात जो है, इसमें ये प्रश्न जो है, यानी सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल से आते हैं। देखो शब्दों का जाल खेला गया है और इसमें कई विद्वानों के जो प्रश्न है हो सकता है ये गलत हुआ हो। पृथ्वी के ऊपरी कोर व निचले कोर के मध्य अवस्थित ऐसा बनता है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में, ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में अभी अभी पूछा गया प्रश्न है 2021 के सितंबर वाले एग्जाम में। ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में अवस्थित असंबंधता कौन सी है, तो ये आप कमेंट में बताते रहना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन नहीं है, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है वैसे, तो नहीं है तो आप बता देंगे मुझे तो नहीं पता इसके बारे में भाई बिल्कुल भी, तो आप ढूंढ लेना जो क्लास मैंने बताई है। इसके बाद निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग गति सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी मुझे नहीं पता है। सर्वाधिक गति किस तरंगों की होती है ये मुझे नहीं पता है, और कितने किलोमीटर होती है ये मुझे आप ही बताओगे। इसके बाद अगला जो है वो है पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, ये भी मुझे नहीं पता है, ये भी आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लेना। इसके बाद है निफे के चारित्रिक गुण नहीं है। अब ये बात मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे आती है, वो तो नहीं आती थी। 3-4 प्रश्न आप खुद हल करोगे फिर बताओगे मुझे। स्वेस के अनुसार निफे के चारित्रिक गुण नहीं है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी रिवाइज हुआ और 1-2 एग्जामों में और भी रिवाइज हुआ कि घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है या है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोह तत्वों की प्रधानता के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी निफे में निकल और फेरियम की प्रधानता के कारण उसमें चुंबकीय जो गुण है वो होता है, ये बात ठीक है।
गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक होती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन पूर्णतया तरला अवस्था में है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोर का ऊपरी भाग है वो भी थर्मोप्लास्टिक अवस्था में है और अंदर वाला भाग जो है वो कुछ हद तक ठोस अवस्था में है, बाकी वो भी थर्मोप्लास्टिक अवस्था में है। इसका मतलब पूर्णतया तरल अवस्था इसकी नहीं होगी। अब इसके बाद बात आती है अगले प्रश्न की। पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये मेरे को नहीं आता भाई, ये आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग कमेंट में उत्तर बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, और पूर्ण बताना है आपको, जो कि सेट एग्जाम 2014 के हिसाब से मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पृथ्वी के सदैव ठोस अवस्था को मानता है, ये भी आपको ही बताना है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा नहीं आता, हो सकता है मैंने उसके अंदर व्याख्या की हो। बात समझ में आ रही है कि मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे इमोशन को समझना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा, किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में किया जाता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, लेकिन दोबारा फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये उत्तर जो है आपको मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उत्तर दें इसका, क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा कि पृथ्वी का आकर्षण बल, महासागरों की लवणता, अवसादन की दर, चंद्रमा का ज्वारीय बल, ये बातें मैं दोहरा चुका हूँ पीछे, तो उसमें थोड़ा आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे मेरे से। बात है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किस परत का पाया जाता है, ये भी आप मुझे बताओगे किसका पाया जाता है, यानी पृथ्वी के अभ्यंतर, अभ्यंतर शब्द देखो भाई, ये बड़ा जरूरी है, बाकी उत्तर आप ही बताओगे। अभ्यंतर जो शब्द है इसका मतलब है क्रोड से, और जो अनुपटल जो शब्द है उसका मतलब होता है मेंटल से, और जो पटल होता है उसका मतलब होता है ऊपरी सियाल या परपट्टी से लिया जाता है। तो अभ्यंतर का मतलब क्रोड, यानी कि कोर से लिया गया है, या फिर मैं इसको नीफे लिख सकता हूँ, क्या नीफे लिख सकता हूँ। अब आप देख लो, बाहरी है भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.7 पाया जाता है, ठीक है। अभ्यंतर में कथनों के नीचे दिए गए कूट जो है वो सही है, वो चुनने हैं आपको। तो बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.7 पाया जाता है। अब बात आती है भूपृष्ठ मेंटल से गुटेनबर्ग असमानता द्वारा पृथक होती है ना। ये जो शब्द देखो, बाह्य भूपृष्ठ, भूक्रोड जो शब्द है भूपृष्ठ की जगह वो आना चाहिए था, लेकिन गूगल ट्रांसलेट के कारण इस तरह से ये समस्या पैदा हुई है। अब इसके बाद आती है बाह्य कोर व मेंटल, यानी कि मेंटल और कोर की सीमा में पी तरंगों का वेग अचानक वृद्धि हो जाती है। ये तो होएगा क्योंकि दोनों में तरल और जो ठोस की सीमा है, इसलिए वहाँ चेंज होएगा, ये सही है। पृथ्वी की आंतरिक कोर गलित अवस्था में पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब ये जो बात है भूपृष्ठ और मेंटल से गुटेनबर्ग असमानता अलग होती है, ये बात भी गलत है। लेकिन बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व जो है 2.7 पाया जाता है, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब आप 1 और 3 ऑप्शन का चुनाव करेंगे इसका। अब इसके बाद आती है मेंटल जिन सेलों से बना हुआ है वे हैं, इसका उत्तर बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया था। मेंटल, ध्यान देना कि मैंने ये कहा था कि भूपृष्ठ या सियाल जो है मुख्यतः किस चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, और इसके अलावा बताया था पेरिडोटाइट। लेकिन मेंटल की अधिकांश जो सेलें हैं वो पेरिडोटाइट प्रकार की है, तो ये बात थोड़ी रट लेना, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद बात आती है मोह असंबद्धता, सही कथन चुनने हैं। मोह असंबद्धता, मोह रेखा स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल को पृथक करती है। मोह रेखा दुर्बलता मंडल और मेंटल को पृथक करती है। मेंटल एक मुलायम परत है और दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है ना। तो मेंटल एक मुलायम परत है, ये बात तो ठीक नहीं है, ऊपर वाली सारी बातें गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करना, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका ठीक है। भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है, ये एक सामान्य सी बात है। भूकंप का जो अभिकेंद्र, अभिकेंद्र का मतलब होता है, थोड़ी सी व्याख्या करके बता देता हूं आपको कि ये जो सीमा है, सीमा के ऊपरी भाग से जो मैग्मा चेंबर है उससे अगर कोई भूकंप पैदा होता है, मान लीजिए यहां से, तो ये तो होता है अवकेंद्र, और ऊपर वाला जो होता है वो अभिकेंद्र या अधिकेंद्र होता है, जहां पर पृथ्वी के ऊपर ये महसूस किया जाता है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो देख लीजिए 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब अगली बात जो है वो देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रकार नहीं है वो देखिए, ज्वालामुखी जन्य, ज्वालामुखी से तो भूकंप आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विवर्तनिकी की घटनाओं से, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब मैं करवाऊंगा तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि विवर्तनिकी की घटनाओं में जो हलचल मचाने वाली घटनाएं हो, या दो प्लेटों के टकराव, या फिर दो प्लेटों का दूर जाना, या फिर जो भूकंपीय सिस्टम बनता है उसके कारण जो है विवर्तनिकी घटनाओं से भूकंप जो है वो पैदा होता है। एक होता है नियात। नियात शब्द को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। नियात का होता है मानव जनित। मानव जनित। क्या भूकंप होते हैं मानव जनित? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बम का फोड़ना, मिसाइलों का परीक्षण है, या चट्टानों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े माइंस बिछा के उनको तोड़ना, या फिर किसी बांध का बनाना, या बांध का फट जाना, या फिर और बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिनसे क्या है कि ये भूकंप पैदा होते हैं। तो इसको नियात भूकंप भी होता है। इसका मतलब मिश्रित प्रकार का भूकंप नहीं होता। भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को नहीं देख सकते? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप बताना मुझे। इसका उत्तर आप बताना कि भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को नहीं देख सकते। मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप इसका उत्तर मुझे बताएं। इसके बाद है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किस विद्वान ने नहीं किया? बहुत सिंपल सी बात है। आर्थर होम्स ने क्या किया था? दो परतें बताई थी। कौन सी? दो परतें बताई थी। स्वेस ने 3 बताई थी। वांडर ग्राट ने 4 बताई थी परतें, लेकिन जोली ने नहीं किया। जोली ने आंतरिक संरचना का वर्गीकरण नहीं किया। तो ये तो थे संभावित प्रश्न। अब साथियों, मैं आपके लिए एक ऐसा मटेरियल लेके आया हूं जो मैं आपको हल नहीं करवाऊंगा। पहले से ही मैंने विविध बुकों की सहायता लेते हुए अच्छी तरह से व्याख्या सहित ये जो PDF है आपको उपलब्ध मैं करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पर आपको जाकर लिंक जो होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहाँ से आप चेक कर लें। अब इनके बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है कि जो मैंने आपको 3.5 महीने का टारगेट दिया है विधिवत क्लासों के तौर पर, ना आपको NCERT खंगालनी है, ना आपको सविंदर सिंह खंगालना है, कुछ भी नहीं करना। पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के लेवल की जो बातें हैं, प्रथम श्रेणी और कॉलेज व्याख्याता की, वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि गुंजाइश कहीं बाकी बचेगी कि इस तरह के प्रश्न जो है हमसे छूट जाए। अगर व्याख्या में कोई चीज़ रह गई तो प्रश्नों में मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ध्यान दें, पूछे गए जो प्रश्न है उनकी व्याख्या देखिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लेना चाहो तो बहुत आसान है, ये लो, है ना। और 11वीं की NCERT भौतिक भूगोल से मैंने लिया है, जिस तरह से भी है, कब कब आया है, कितनी बार आया है, इस बात का ध्यान आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हो कि ये जो स्टार मेंशन किए ना मैंने, वो उतनी ही बार आया है। जैसे स्वेस का रासायनिक वर्गीकरण 2 बार पूछा है कि किस आधार पे वर्गीकरण है, तो इसके ऊपर है। ये देखो कुड़पा क्रम की जो चट्टानें हैं 2011 RAS में आया है, आपको इसका उत्तर जो है इसके अंदर दिया हुआ है, व्याख्या मैंने कर रखी है। पृथ्वी के ऊपरी कोर निचले कोर के मध्य कौन सी असमानता है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो भी आए हुए पेपर हैं उनके जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ दिए हैं, है ना। क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, मेंटल जो 200 किमी की गहराई में पाई जाने वाली असमानता है। बारी बारी ये जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने है। जो मैंने उत्तर दे रखे हैं वो यहाँ दे रखे हैं, थोड़ा सा PDF के अंदर जो उत्तर हैं वो नीचे आ गए हैं। अब देखो, इसकी व्याख्या मैंने की है और इसके अंदर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है। मेरे पुराने विद्यार्थी जानते हैं कि आज मैंने फार्मूला लिखाया था आपको, कौन सा? अरे कम रंग ले, या फिर इसका मैंने व्याख्या भी की है, कौन? रिगुल, है ना, कोनार्ड, मोहो या मोहरोविसिक या रिप्टी या गुटेनबर्ग या जो भी है, मैंने इसकी व्याख्या करके आपको बता रखी है। ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं यहाँ मैं आपको बता दूं, क्रम के तौर पे 50 प्रश्न के आसपास है और इनकी व्याख्या जो है ये देखो यहाँ मैंने की है। हर तरीके से थोड़ा सा अगर आप देख पाओ तो ध्यान रहे, मैंने इन चीज़ों पर भी विशेष टारगेट किया है कि कई बार जो बात अगर व्याख्या से स्पष्ट नहीं है तो मैंने उसको विशेष तौर से मेंशन किया इसमें कि निम्न में से दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है, सिंपल प्रश्न था। तो इसका जो है मैंने दे रखा है, ये मेंटल को कई बार जो है ना कोई चीज़ रह गई है
तो मैंने उन शब्दों को उठाया है कि मेंटल को कई बार प्रावार भी कहा जाता है, ये देखिए, है ना। जैसे लिथोस्फीयर भी कह दिया जाता है, किसको, ऊपरी स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कह दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाए हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान देना कि स्वेस, आर्थर होम्स और वांडर ग्रांट ने महत्वपूर्ण रूप से इसका वर्गीकरण किया आंतरिक संरचना के तौर पे। तो मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको इसकी व्याख्या करके बता रहा हूँ या मैं ये बता रहा हूँ कि मटेरियल कितना अच्छा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो मैटर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, वो रहना नहीं चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? पीजीटी एग्जाम यूपी में पूछा गया, 2011 में 2 बार रिपीट हुआ है, 32 मीटर की गहराई, क्योंकि मीटर की इकाई इसमें पहले दे रखी है। फिर ये मैंने ये लिखा है, इससे संबंधित जो बात थी कि ध्यान रहे कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट इसमें डाले हुए हैं कि कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि फिर वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर या फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है वायुमंडल में, लेकिन धरती में बढ़ता है ये 32 मीटर की गहराई पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, ये मैंने जितने प्रश्न थे इससे संबंधित वो सारे इसमें डाल दिए हैं। अब साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल होएगी अगर आप लोगों ने ये जो मैटर है वो अच्छी तरह से तैयार किया। अगर ये आपको थोड़ा संक्षिप्त लगता है तो आप चाहें तो अन्य बुकों की भी सहायता ले, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा आपको, हमारी बागड़ी भाषा में कहते हैं कि बाबो घरे आनो चाहिए आवा भलाई कंध कूद गए। इसका मतलब कि सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी किताब से पढ़ें। लेकिन मैं ये बात और कहना चाहता हूँ दावे के साथ कि जितनी किताबें पढ़ोगे तो आपका ध्यान जो है, हमारा माइंड जो सेटअप है हमारा बचपन से जो बनाया गया है वो नेगेटिव फॉर्म में बनाया गया है कि अगर कोई एक बात गलत आ गई ना तो उसको लेके बैठे रहोगे। अगर मेरे से कोई अगर जुबान स्लिप हो जाती है तो कोई अगर शब्द गलत बोला गया या बोलना मुझे पृथ्वी था और भूक्रस्ट बोला गया या पृथ्वी की जगह वायुमंडल बोला गया और फ्लो में कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो उनको नहीं पकड़ना है साथियों। पकड़ना क्या है भाई, बाबो घरे कंध आनो चाहिए आवा भलाई कंध कूद गए। तो सिलेक्शन आपनो होना चाहिए, हुए भलाई वो मेरी मेहनत और थारी मेहनत मिल गए या फिर थारली मेहनत मेरली मेहनत हूँ और ज़्यादा टॉप हुआ है। मैं एक उम्मीद करूँ। और अंत में धन्यवाद, 2 घंटे मेरे साथ बने रहे, बहुत बढ़िया बात। ओके, जय हिंद, जय भारत।